एक कॉलेज की लड़की बस सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान खरीद रही थी, पर उसे नहीं पता था कि ये उसके जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगा। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटी और लिफ्ट में चढ़ी तो एक ब्लैक आदमी अचानक अंदर घुस आया और उससे बात करने लगा। लड़की ने शराफत और अदब दिखाते हुए शुरू में कुछ वराब नहीं सोचा, पर जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला और अपना सामान नीचे रखा, मुड़कर देखा तो वो आदमी बंदूक लिए उसके पीछे खड़ा था। उसकी जान को खतरा था। सारा समझ गई कि इस वक्त उसे शांत रहना होगा ताकि वो आदमी भड़के नहीं और उसकी जान बच सके। फिर उस आदमी के कहने पर माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए सारा ने उसे बियर दी, लेकिन जो होना था वो होकर रहा, क्योंकि उस आदमी का इरादा उसके साथ जबरदस्ती करने का ही था। अगले दिन सुबह सारा स्पेशल पुलिस यूनिट रिपोर्ट लिखाने गई। उसका नाम सारा था, उम्र 20 साल। वो मैनहट्टन म्यूजिक कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। पर डिटेक्टिव बेंसन को एक बात अजीब लगी। जब उसके साथ कल दोपहर 4 बजे जबरदस्ती हुई थी तो उसने आज कंप्लेंट क्यों की। सारा ने बताया कि कल दोपहर 4 बजे उसका एक बहुत जरूरी पियानो टेस्ट था। अगर वो नहीं जाती तो शायद वो पास नहीं हो पाती। इसके अलावा इस पूरे हादसे के दौरान न तो उसने चिल्लाने की कोशिश की और न ही कोई विरोध किया। बेंसन ने सारा का डर भाप लिया और उसे तसल्ली दी। कानून के मुताबिक अगर किसी के हाथ में हथियार है तो वो हमला ही माना जाएगा, और सारा ने अपनी जान बचाने के लिए जो सही लगा वही किया। पर अब दिक्कत ये थी कि सारा ने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया और कॉन्सर्ट में जाने से पहले उसने नहा भी लिया, इसलिए अब कोई ठोस सबूत मिलना बहुत मुश्किल था। फिर भी एक उम्मीद के साथ पुलिस ने सारा का मेडिकल टेस्ट करवाया। पूछताछ में पता चला कि उस आदमी ने एक गिलास में बियर पी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी जल्दी से सारा के घर पहुंच गई। उन्होंने टेबल पर रखा वो बियर का गिलास ढूंढ लिया। उन्होंने गद्दे का एक हिस्सा भी काटा ताकि उसमें से कोई सबूत या डीएनए मिल सके, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से तलाशी ली वो बहुत बुरा था। उन्होंने सारा की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। जब सारा घर लौटी तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। बेंसन ने हमेशा की तरह उसे दिलासा देना चाहा, पर सारा ने कहा कि उसके माता पिता हॉस्टल छोड़ने के सख्त खिलाफ थे और वो इस नराब मोहल्ले में भी नहीं रहने देना चाहते थे, इसलिए अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूर होकर बेंसन ने सारा को अपना कार्ड दे दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर वो कभी भी फोन कर सकती है। सारा भारी मन से अपना कमरा साफ कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गनीमत है वो उसका बॉयफ्रेंड था जो फूल लेकर उसे एग्जाम पास करने की बधाई देने आया था। पर सारा का अब उसके साथ वक्त बिताने का कोई मन नहीं था। वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में भी नहीं बता पा रही थी, तो उसने रूम साफ करने का बहाना बनाकर उसे जाने को कह दिया। उदास सारा जब एक बार में पीने गई तो उसे वही ब्लैक आदमी फिर से दिख गया। सारा को देखकर वो आदमी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने सारा को देखकर बहुत ही घमंड के साथ सिर हिलाया। सारा अंदर ही अंदर बहुत डर गई और घबराहट में उसने अपनी बोतल गिरा दी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और फोन निकालकर बेंसन को मैसेज किया। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई। अच्छी बात ये थी कि वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था। सारा के पहचानने के बाद निक और बेंसन तुरंत गाड़ी से उतरे और पूछताछ करने गए, लेकिन वो आदमी डर के मारे वहां से भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और आखिरकार जैसे ही वो अपने घर में घुसने लगा पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सारा से उसे दोबारा पहचानने को कहा। ये पक्का हो गया कि ये वही आदमी था जिसने कल दोपहर सारा पर हमला किया था। निक को उसके पास से वो हथियार भी मिल गया। अगली सुबह वकील ने उसे कोर्ट में पेश किया। पता चला कि उस आदमी का नाम माइकल है और वो अभी 20 साल का ही है। वो बेरोजगार है और ड्रग्स भी बेचता है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान माइकल की मां ने एक ब्लैक वकील बयार को काम पर रख लिया। वो वकीलों के बीच झूठ को सच बनाने के लिए मशहूर था, यहाँ तक कि जज भी उससे थोड़ा घबराते थे। सबसे अहम बात यह थी कि बयार हमेशा ब्लैक ड्रग डीलरों का ही केस लड़ता था। वो कोर्ट में कानून की किसी भी कमजोरी का फायदा न उठा पाए, इसलिए पुलिस ने फिर से सारा को बुलाया और सारी बातें मिलाई। उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ कई बातें जा रही थी। एक तो सीसीटीवी में सारा और माइकल के बीच कोई लड़ाई नहीं दिख रही थी। दूसरा, सारा उस हमले के बाद बहुत शांत थी और उसने आराम से नहाकर स्कूल का पियानो टेस्ट भी दिया। और अभी तक उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी ये बात नहीं बताई थी। एक आम इंसान की नजर में ये किसी पीड़ित इंसान का नॉर्मल बर्ताव नहीं था। सारा ने बताया कि वह इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अजन भी उसे पहली बार देखकर ही नस्लभेदी समझे। बॉयफ्रेंड को न बताने की वजह ये थी कि वो स्कूल का पियानो टीचर है। अगर किसी को ये बात पता चली तो उसकी नौकरी जा सकती है। जब सारा से उसकी आखिरी बार फिजिकल होने के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि करीब 2 हफ्ते पहले, क्योंकि वह अपना ज्यादातर वक्त म्यूजिक में ही लगाती है। अगले ही पल अचानक एक नया सुराग मिल गया। जब बेंसन और अमांडा उस बार में पूछताछ करने गए तो उन्हें पता चला कि इस हादसे से एक रात पहले सारा उसी बार में मौजूद थी। उसने बहुत शराब पी रखी थी और एक आदमी के साथ काफी हंस कर बातें कर रही थी। सारा ने बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। पियानो बजाकर वो बोर हो गई थी, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने चली गई थी, लेकिन वो उस आदमी के साथ घर बिल्कुल नहीं गई थी और ना ही कोई रिश्ता बनाया था। सारा के भरोसे के बाद ये केस कोर्ट की सुनवाई में पहुंच गया, लेकिन तभी बयार ने कोर्ट में अपनी चालाकी दिखाना शुरू कर दिया। उसने सवाल उठाया कि पुलिस ने लाइन अप पहचान क्यों नहीं कराई, बल्कि सारा के दूर से कार से पहचानने पर ही जल्दबाजी में उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया। वकील ने जवाब दिया कि ये न्यूयॉर्क पुलिस का एक आम तरीका है, क्योंकि हमले के दौरान सारा और माइकल 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक साथ थे। ऐसे मामलों में कोर्ट हमेशा आमने सामने की पहचान को सही मानता है, पर बयार को पहले से ही इसका अंदाजा था। उसने कहा कि उस वक्त कुछ और ब्लैक लड़कों को भी पुलिस ने बिना सबूत के पकड़ा था। उसने बड़ी चालाकी से इस मुद्दे को नस्लभेद से जोड़ दिया। फिर उसने माइकल को पकड़ने वाले डिटेक्टिव निक से पूछा कि वो कैसे पक्का कर सकता है कि वो बंदूक माइकल की ही थी और पहले से सोफे के नीचे नहीं छुपाई गई थी, क्योंकि निक ने सिर्फ उसे हाथ हिलाते हुए ही देखा था। सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब पीछे से आए बेंसन ने कोर्ट में सच बताया कि आगे खड़े लोगों की वजह से वह माइकल को बंदूक निकालते हुए नहीं देख पाया। इस तरह बयार की चालाकी से पुलिस का उसे पकड़ना बिना इजाजत घर में घुसने जैसा बन गया। और उस समय घर में एक छोटा बच्चा भी रो रहा था, जिसकी जान को पुलिस की कार्रवाई से खतरा हो सकता था। इस बात का फायदा उठाकर उसने बंदूक को सबूत मानने से इनकार कर दिया। इन सब बातों को देखकर जज ने पुलिस को और पक्के सबूत लाने का आदेश दिया। शुक्र है कि मेडिकल टीम से एक बहुत जरूरी जानकारी मिली। सारा की रिपोर्ट में चोट के निशान थे जो जबरदस्ती की तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि शरीर में कोई डीएनए नहीं मिला, लेकिन उस बियर के गिलास पर माइकल के फिंगरप्रिंट मिल गए। सबसे जरूरी बात, गद्दे पर ताजे सबूत भी मिले जिनका समय सारा पर हुए हमले के 12 घंटे के अंदर का ही था। लेकिन जब बेंसन को लगा कि अब तो माइकल पक्का फंस गया है, तभी मेडिकल टीम ने बताया कि गद्दे पर मिले सबूत माइकल के नहीं थे। पुलिस ने शक होने पर सारा को फिर से बुलाया। सबूत सामने आते ही उसने एक चौंकाने वाला सच बता दिया। असल में माइकल के हमले से एक रात पहले
बार में उसकी मुलाकात एक और ब्लैक आदमी से हुई थी। अपनी पढ़ाई की थकान मिटाने के लिए उसने खुद उस आदमी को घर बुलाया और उसके साथ रात बिताई। अगली सुबह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सारा को उसका नाम तक नहीं पता था। सबसे अहम बात यह थी कि दोनों एक साथ लिस्ट में भी आए थे। अब इस केस की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। वकील ने कोर्ट में सारा पर हुए हमले की पूरी कहानी बताई, लेकिन माइकल ने बयार्ड के कहने पर बंदूक की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ सारा की मदद करने के लिए सामान लेकर घर के अंदर गया था। सारा ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे रोककर बियर पिलाई थी और जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। जब पूछा गया कि वो पुलिस को देखकर भागा क्यों, तो उसने बताया कि उसके पास थोड़ा सा ड्रग्स था, इसलिए वो डर के मारे भागने लगा। केस की हालत देखकर लग रहा था कि बयार्ड पूरी तरह से हावी हो चुका है। अपनी जीत पक्की करने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा पैंतरा चला। सीसीटीवी वीडियो में सारा और माइकल लिफ्ट में मुस्कुराते हुए दिख रहे थे और 1 घंटे बाद जब माइकल निकला तो उसके कपड़े भी फटे नहीं थे और कोई लड़ाई का निशान नहीं था। सारा के पास कोई जवाब नहीं था, उसे बस हाँ कहना पड़ा। इसके तुरंत बाद बयार्ड ने कहा कि इस घटना के बाद सारा ने न तो किसी को फोन किया और न ही पुलिस को बुलाया, बल्कि नहाने के बाद वो आराम से स्कूल का पियानो टेस्ट देने चली गई। सारा ने फिर वही कहा कि उसका पियानो टेस्ट बहुत जरूरी था, लेकिन बयार्ड तो बस इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत कहा कि जब सारा को पता था कि अगले दिन उसका इतना जरूरी टेस्ट है, फिर भी उसने एक रात पहले सुबह के 3:10 पर एक ब्लैक आदमी को घर बुलाया। बयार्ड ने अपनी बातों के जादू और जोरदार बचाव से जूरी को पूरी तरह गुमराह कर दिया और एक तरफा ये साबित कर दिया कि सारा को माइकल जैसे ब्लैक लोग ही पसंद है। हालांकि जज ने समय रहते उसके इस बेतुके दावे को रोक दिया, लेकिन जूरी के मन में एक धारणा तो बन ही गई थी। भले ही सरकारी वकील ने हार नहीं मानी और बयार्ड को पीड़िता की निजी जिंदगी पर सवाल उठाने के लिए फटकार लगाई, लेकिन माइकल के खिलाफ यौन हमले का कोई सबूत नहीं था। साथ ही सारा ने भी कुछ बातें छिपाई थी। हालांकि ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त ये केस लगभग हार चुके थे। बाद में जूरी ने आपस में बात की और एक मत से फैसला लिया कि माइकल पर लगे गैर कानूनी हथियार रखने और घर में घुसकर हमले के सभी आरोप बेबुनियाद है और उसे बरी कर दिया गया। ये सुनकर दर्शकों में बैठी सारा को गहरा सदमा लगा और वो वही फूट फूट कर रोने लगी। मैं किसी को भी इस दौर से नहीं गुजरने दूंगी, ये सच है। मैं जानती हूँ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मेरी बात सुनो, उसे जेल भेजने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलती है जब कोई ये माने कि मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। चलो बेबी, यहाँ से चलते हैं। लेकिन सबको हैरान करते हुए सिर्फ 3 महीने बाद ही उसके साथ फिर से एक दरिंदे ने यौन हमला कर दिया। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर ने जल्दी से जांच पूरी की और पाया कि सारा के कान का पर्दा ही नहीं फटा था, बल्कि उसके शरीर में नशे की दवा के अंश भी मिले। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे जो हमले की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन अफसोस, सारा ने पिछली बार से कोई सबक नहीं लिया था। इस बार उसने जो घर चुना उसके आसपास कोई कैमरा नहीं था। दूसरी तरफ टुटू और अमांडा को पता चला कि माइकल सुबह सुबह अपनी मंगेतर के साथ अटलांटा के किसी चर्च में गया था, जैसे उसे पहले से खबर मिल गई हो और वो पुलिस से छिप रहा हो। फिलहाल उस पर शक की सुई घूम रही थी। फिर पुलिस ने सारा की उस दोस्त को ढूंढा जिसका नाम निकोल था, लेकिन निकोल ने तस्वीर में माइकल को नहीं पहचाना। पूछताछ करने पर उसने एक अहम बात बताई। पता चला कि वो ब्रास मंकी बार असल में एक सीक्रेट पार्टी थी जो हर बार अलग जगह पर होती थी। उसमें जाने के लिए एक खास पॉकेट वॉच को टिकट की तरह दिखाना पड़ता था। वो और उसका मंगेतर मैथ्यू करीब 1 बजे वहाँ से निकल गए थे, लेकिन सारा को मजा आ रहा था तो वो वहीं रुक गई। उन्हें भी सारा के साथ हुए हमले के बारे में अभी पता चला था। ये सब सुराग मिलने के बाद बेंसन और निक फिर से सारा के पास गए, लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्हें समझ आ गया कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसका घर फिर से फॉरेंसिक टीम ने अस्त व्यस्त कर दिया था। हालांकि सारा के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन निक ने उसे एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर दी। पुलिस ने माइकल की इजाजत से उसके फोन की लोकेशन चेक की तो पता चला कि वो निक की बात सच थी। उस रात वो बार या अपार्टमेंट के आसपास नहीं था और सारा के यहाँ आने से पहले ही माइकल को वो नौकरी मिल गई थी। उसका बॉस और साथी भी इस बात के गवाह थे कि वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। अब उस पर से शक पूरी तरह हट चुका था। इसका मतलब सारा पर हमला करने वाला कोई और था। ये सुनकर सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 3 महीने के अंदर उसका 2 अलग अलग लोगों ने शिकार किया था। वो बुरी तरह टूट गई और उसे खुद पर शक होने लगा। क्या उसके चेहरे पर कुछ ऐसा लिखा था जो हमेशा ऐसे लोगों को बुलाता था? ये कहते हुए उसने इस मामले को यही छोड़ने का मन बना लिया। वो फिर से उस दर्दनाक कोर्ट केस से नहीं गुजरना चाहती थी। मुजरिम पकड़े जाने के बाद भी खुलेआम घूम रहा था। ये कहते हुए उसने गुस्से में दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। गनीमत रही कि हारना मानने वाले टुटू और अमांडा ने अपनी कोशिशों से आखिरकार उस सीक्रेट पार्टी की नई जगह का पता लगा लिया। अगले ही पल अमांडा सामने स्क्रीन देखकर पूरी तरह सन्न रह गई। हे, उन्हें अंदर बुलाओ, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। पार्टी करने वालों को पुलिस स्टेशन लाने के बाद सबको उस रात के सीसीटीवी फुटेज से एक चौंकाने वाली बात पता चली। वीडियो में दिखा कि सारा को रात करीब 1:30 बजे एक आदमी अपनी बाहों में उठाकर पार्टी से बाहर ले जा रहा था। जांच में पता चला कि उस आदमी का नाम कैमरून है, जो एक नया अमीर इंटरनेट बिजनेसमैन है। कुछ समय पहले सिर्फ एक गेम से उसने 20 करोड़ डॉलर कमाए थे। ऐसा लग रहा था कि इसी आदमी ने मौका पाकर उसके साथ गलत काम किया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही बेंसन और निक सारा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कैमरून भी वही मौजूद था। फिर पुलिस के पूछने पर सारा ने बताया कि वे दोनों पहले से ही दोस्त हैं। कैमरून आज खास तौर पर उसे तसल्ली देने आया है और वो अक्सर साथ मिलकर ऐसी सीक्रेट पार्टी में जाते रहते हैं। ये सुनते ही बेंसन और निक को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कैमरून की सारा को बाहों में ले जाते हुए तस्वीर देखने के बाद भी सारा अड़ी रही कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि कैमरून ने अभी अभी सफाई दी थी कि वे पार्टी में अचानक टकरा गए थे और उसने ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो उसकी देखभाल कर रहा था। वो बहुत अच्छा है और उसने कई बार सारा और निकोल को खाने पर बुलाया था। इतनी मासूम लड़की को देखकर बेंसन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे इशारा करना पड़ा कि क्या ये मुमकिन है कि कैमरून ने ही उसे अपार्टमेंट छोड़ा हो। लेकिन सारा ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि वो इतना अमीर है और उसकी एक खूबसूरत मॉडल गर्लफ्रेंड है, तो वो उसके जैसी मामूली सी लड़की के साथ ऐसा घटिया काम क्यों करेगा। दूसरी तरफ निक के सवालों का जवाब देते हुए कैमरून ने माना कि वो उस रात सारा को बाहों में उठाकर लाया था और उसने बड़ी फिक्र के साथ उसके लिए टैक्सी भी बुलाई थी और उसे बिल्डिंग के नीचे छोड़ा था। लेकिन जब सारा ने कहा कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो वो वहाँ से चला गया। वो जबरदस्ती अपार्टमेंट में नहीं घुसा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सारा के साथ ऐसा हुआ। मुझे लग रहा है कि ये मेरी गलती है।
मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कैमरून, ये दरिंदा सिर्फ कई लड़कियों के साथ ही ऐसा नहीं कर चुका था, बल्कि अपने बचपन के दोस्त की मंगेतर को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी परेशानी ये थी कि निकोल को शायद पता ही नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर पुलिस उसे जबरदस्ती सच बताएगी तो निकोल के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो कैमरून के साथ काम करती रही तो कौन जाने कि आगे चलकर वो फिर से उसका शिकार बन जाए। साथ ही इस दरिंदे को कड़ी सजा दिलाने के लिए बेंसन और अमा डा को हिम्मत करके निकोल से मिलना ही पड़ा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त अपने मंगेतर मैथ्यू से बड़े प्यार से फोन पर बात कर रही होगी, क्योंकि 1 महीने बाद ही दोनों की शादी थी। निकोल को इतना खुश देखकर पुलिस का सच बताने का इरादा और भी पक्का हो गया। खैर, बेंसन ने जब बहुत हिम्मत जुटाकर उसे अपना शक बताया तो निकोल को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। असल में उसे भी अंदर ही अंदर शक हो रहा था। अगले दिन उठने पर न सिर्फ उसके पूरे शरीर में दर्द था, बल्कि उसे यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया था। बस वो उस वक्त इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसने मैथ्यू के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। निकोल, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था, हमें लगता है कि शायद तुमने उसने। और ये सुनकर निकोल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके पति मैथ्यू ने भी अब तक उसके साथ संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि दोनों ने शादी से पहले ऐसा न करने का फैसला किया था। अगले ही पल उसने पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाने का फैसला किया ताकि इस धोखेबाज दरिंदे को सलाखों के पीछे डाला जा सके। प्लान बनाने के बाद निकोल ने पुलिस की निगरानी में एक बहाना बनाकर कैमरून को अपने घर बुलाया और झूठ बोला कि पिछली नेशनल डे पार्टी के बाद जब उसने टेस्ट किया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो मैथ्यू को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे ये जानना था कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन है। ये कहकर उसने कैमरून से उस रात पार्टी में आए लोगों की लिस्ट मांगी, और जब कैमरून ने सुना कि उसे भी टेस्ट करवाना पड़ेगा तो वो एकदम से घबरा गया। अगले ही पल वो वहीं पर बहाने बनाने लगा। तुम्हें उनके नामों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, तुम मेरे साथ बहुत जोर जबरदस्ती कर रही हो। तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं बहुत नशे में था, मैं कोई गांधी नहीं हूँ। तो क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? तुम्हारे और मेरे बीच हमारा झगड़ा हुआ था। तुम मुझे बताने वाले नहीं थे, मुझे लगा तुम्हें पता है। हाँ, यही बात है। तो वो प्रेगनेंसी का क्या प्लान है? हाँ, सच सामने आने के बाद कैमरून ने अपना सबसे गंदा रूप दिखाया। उसने एक बार फिर अपने पैसे का रौब झाड़ते हुए कहा कि वो निकोल के अबॉर्शन का पूरा इंतजाम कर देगा। बस तुम चुप रहना, मैं चुप रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वक्त पूरी दुनिया उसकी ये बेशर्मी भरी बातें सुन रही है। अगले ही पल पुलिस ने एक्शन लिया और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कैमरून अभी भी अपने सारे गुनाहों से इनकार कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस को तलाशी का वारंट मिल चुका है। उसके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में उन्हें उसके और 8 बेहोश लड़कियों के साथ गलत काम करने के वीडियो मिले। कुछ वीडियो में तो उसने वो पूरा सीन रिकॉर्ड किया था जहां वो छुपके से नशे की दवा मिला रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने शिकार हुई लड़कियों से छीनी गई सारी चीजें भी जमा कर रखी थी, जो पुलिस को मिल गई। अब आखिर में उसका इंतजार बस कानून की सबसे कड़ी सजा कर रही थी।